नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनुराग हर्ष और ये कार्यक्रम है द अनुराग हर्ष शो। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में जबरदस्त सियासी घमासान जो है वो समय चल रहा है और इस घमासान के बीच में जो एक बड़ी खबर वो आई है वो है ये कि सचिन पायलट और राहुल गांधी के बीच में वार्ता हो गई है। राहुल गांधी और सचिन पायलट के बीच में जो वार्ता हुई उसके बाद में का जो बड़ा फर्क जो सामने आया वो ये आया कि शाम होते होते पायलट के 7 जो विधायक थे वो वहां से निकलने लगे। सबसे पहले भंवरलाल शर्मा जो है वो जयपुर पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की और इसके साथ ही पूरी तरह से स्थापित हो गया कि सरकार अब पूरी तरह सुरक्षित है, सरकार अब गिरने वाली नहीं है। सचिन पायलट ने, आपको याद हो तो मित्रों, जब भी उन्होंने विरोध का सिलसिला शुरू किया था और ये कहा था कि गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई है, तब उन्होंने एक पंक्ति अपने ट्विटर पर लिखी थी कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सत्य कौन सा था? सत्य ये था कि वो बगावत करके अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए थे, या सत्य ये था कि वो सत्ता चाहते थे और वो सत्ता ले न सके? तो कौन सा सत्य विजयी हुआ है, ये आप सब समझ सकते हैं इस स्थिति को कि इस हालात में जो स्थिति में जो सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि पूरी तरह से सचिन पायलट की जो योजना थी वो पूरी तरह से धराशायी हो गई है। वो सरकार के सामने कहें या ये कहें कि अपनी पार्टी के सामने वो एक बार शरणागत हो गए हैं। सचिन पायलट ये जानते थे कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो न तो उनके पक्ष में था, न ही उनकी पार्टी के पक्ष में। चलिए हम आपको ये बताते हैं कि किस तरह से ये सब कुछ हुआ और किस तरह से दबाव सचिन पायलट पर बढ़ा कि उन्होंने अपनी लड़ाई को समेट लिया और वो वापस सचिन पायलट निकल के कांग्रेस की तरफ आ गए। कारण ये रहा कि पिछले 20 दिन से सचिन पायलट जिन विधायकों को लेकर दिल्ली में, मानेसर में इधर और उधर घूमते रहे थे, वहाँ पे उन विधायकों को ऐसा प्रतीत होने लगा था कि शायद सचिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सचिन क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि न तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की स्थिति में थे। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो उनको इस शर्त पर नहीं लेना चाहते थे कि वो सरकार भी न गिरा सके और इधर भी आ जाए। तो सरकार जब तक गिरी नहीं तब तक भारतीय जनता पार्टी के वो काम के नहीं थे। इसलिए भाजपा ने इस मामले में शुरुआत तो की लेकिन उसे अंजाम तक नहीं लेके गए। तो भारतीय जनता पार्टी की दूरी जो है वो बड़ी खतरनाक रही और इसी स्थिति में सचिन पायलट को अपना दाव वापस लेना पड़ा। एक बड़ा कारण ये भी रहा कि सचिन पायलट वापस सरकार पर भी कोई दबाव नहीं बना पाए, अपनी पार्टी पर भी कोई दबाव इस तरह का नहीं बना पाए जिससे कि वो वापस पार्टी में चले जाते, उनके विधायक जो है उनको कोई जगह मिल जाती, उनका वो खुद का उप मुख्यमंत्री पद जो है वो बना रहता, वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहते। इस तरह की कुछ शर्तों के साथ भी अगर वो पार्टी में वापस आते हैं, अभी तय नहीं हुआ है किन शर्तों पे आ रहे हैं, लेकिन इन शर्तों पर भी अगर वो आते हैं तो अपने आप को तो बचा लेंगे, लेकिन उनके जो विधायक हैं, जो उनके साथ जो 19 विधायक गए थे, उनको लेकर क्या शर्तों के ऊपर वो आएंगे ये देखने वाला होगा। निश्चित तौर पर उन विधायकों में ये भय था कि उनकी विधायकी जो है वो छिन जाएगी और उन्हें एक बार फिर जनता के सामने जाना पड़ेगा और शायद इस बार वो जीत कर न आ सके। तो उनका ये जो डर था ये सचिन पायलट के ऊपर सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा भारी था और सचिन पायलट के ऊपर उन्होंने ये दबाव बनाया कि आप या तो निर्णय कीजिए या फिर हमें मुक्त कीजिए। जैसा कि सुनने में आया है कि कुछ विधायकों ने बाकायदा अशोक गहलोत तक ये संदेश पहुंचा दिया था कि वो जबरदस्ती यहाँ रुके हुए हैं और इसी को लेकर सचिन पायलट की जो खेमेबंदी थी वो कहीं न कहीं कमजोर हो गई। पिछले दिनों शुरुआत में आप याद कीजिए जब सब लोग मिलकर सचिन पायलट से मुलाकात कर रहे थे, उनको समझा रहे थे, सब बड़े बड़े नेता, इवन राहुल गांधी ने उनको कॉल किया, उनको प्रियंका गांधी ने कॉल किया, ये भी बताया जाता है कि खुद सोनिया गांधी ने उनको कॉल किया, कपिल सिब्बल ने उनको समझाया, बाकी जितने भी बड़े बड़े नेता हैं पार्टी के उन सब ने उनको समझाया कि वो पार्टी में वापस आ जाए, उनके लिए पार्टी में अच्छी जगह है और आने वाले वक्त में उनका भविष्य है। लेकिन तब उनकी समझ नहीं आई। लेकिन पिछले 20 दिनों की रस्साकसी के बाद जब वो कुछ कर नहीं सके तब उनको ये समझ में आ गया कि उन्हें अब पार्टी में ही रहना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी में अगर वो जाते तो क्या होता? तो 2 विकल्प थे उनके पास, या तो भाजपा में जाते या फिर वो अपनी एक नई पार्टी बनाते। मैंने पहले भी ये कहा था कि नई पार्टी बनाना बहुत मुश्किल है कांग्रेस के लिए और भाजपा के सामने। दोनों पार्टियों की, 2 बड़ी पार्टियों के बीच में राजस्थान में जब भी तीसरा मोर्चा बना है वो सफल नहीं हुआ है। कहने को कहा जा सकता है कि हनुमान बेनीवाल का जो तीसरा मोर्चा है वो सफल रहा है, लेकिन सबको पता है कि हनुमान बेनीवाल अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता नहीं करते तो वो खुद सांसद बन पाते या न बन पाते। उनके जो 3 विधायक आए वो भी किस तरह से आए वो उनको पता है। तो तीसरा मोर्चा कहीं अभी तक सफल नहीं हुआ है, इसलिए सचिन पायलट भी वहाँ पर सफल नहीं होते। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सचिन पायलट कुल 49 सीटों पर उनका एक प्रभाव कहा जा सकता है। जो गुर्जर और मीणा से संबंधित जो सीटें हैं उनके ऊपर एक दबाव जो है सचिन पायलट बना सकते थे। 49 सीटों पर अब
कांग्रेस को फायदा होगा ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन सचिन पायलट वहां पे क्या कर पाएंगे ये अभी कहा नहीं जा सकता। निश्चित रूप से सचिन पायलट वहां पे नुकसान में रहेंगे और कांग्रेस भी वहां पे अब नुकसान में रहेगी। उन विधायकों का वहाँ की जो जनता है उनका विश्वास जो है वो पार्टी ने खोया है, तो दोनों को नुकसान है। सचिन पायलट को भी नुकसान यहाँ पे हो रहा है और खुद कांग्रेस को भी यहाँ पे नुकसान हो रही है। 49 सीटें वो है जो मीणा और गुर्जर के जो वोट है 8% और 9% वोट है इन दोनों के, उन वोटों के ऊपर जो इनकी राजनीति है वहाँ कहीं न कहीं इस बार अगले चुनाव में आते आते कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। और भाजपा वहाँ पे ये कह सकती है कि देख लीजिए किस तरह से आपने जिस सरकार को चुना था उन्होंने आपके ही नेताओं को महत्व नहीं दिया, किस मुंह से ये लोग वापस जनता के बीच में जाएंगे, ये भी देखने लायक होगा। अब सवाल आता है कि इस पूरे मामले में अशोक गहलोत को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, सरकार को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, खुद सचिन पायलट को क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ। तो सबसे पहले सचिन पायलट को लेते हैं। सचिन पायलट को बड़ा नुकसान हुआ है। सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, अब हैं या नहीं हैं ये भविष्य के गर्त में है। सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री थे, अब हैं या नहीं हैं ये भी भविष्य के गर्त में। वो किन शर्तों के साथ में वापस आए ये 1-2 दिन में खुलेगा, लेकिन ये तय हो गया है कि अब उन्हें राजस्थान में वो मान और सम्मान राजस्थान की इस कांग्रेस की सरकार में मिलेगा, इस पर सवाल है। जो मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि वो नाकारा थे, निकम्मे थे, इस तरह के जो शब्द उनके लिए यूज हुए हैं, क्या ये गांठ फिर वापस जुड़ पाएगी, और जुड़ पाएगी तो क्या इस गांठ में, इस जुड़ाव में जो गांठ है वो मजबूत रह पाएगी? शायद नहीं। सचिन पायलट अगर पार्टी में रहते हैं और केंद्रीय नेतृत्व में उनको कोई काम मिलता है तो कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। सचिन पायलट पहले से केंद्र स्तर के नेता रहे हैं, केंद्र स्तर के पदाधिकारी रहे हैं, केंद्र में उनको बड़ा मान सम्मान मिलता रहा है। अब वो मान और सम्मान शायद उन्हें पाने के लिए फिर से संघर्ष करना पड़ेगा, फिर से पार्टी के बीच में अपना एक वजूद दिखाना पड़ेगा कि वो पार्टी के साथ सच्चे मन से हैं। दूसरा नुकसान होगा उन विधायकों को, जो विधायक 19 विधायक जो उनके साथ रहे थे, सरकार के प्रति उनका नकारात्मक जो उनका व्यवहार था उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। और क्योंकि अब सरकार उन लोगों को तरजीह देगी, उन विधायकों को तरजीह देगी जिन्होंने इस विपरीत समय में सरकार का साथ दिया था। एक वो विधायक जो सरकार को छोड़ के चले गए थे, सरकार को चुनौती देगी थी, उनका काम होगा, या उन विधायकों का काम होगा जिन्होंने सरकार के साथ खड़े रहकर काम किया। सचिन पायलट को पता था, मैं आपको फिर बता देता हूँ, सचिन पायलट को पता था कि वो सरकार के साथ रहे या न रहे, अशोक गहलोत की सरकार गिरने वाली नहीं है। वो जो गिरने वाली नहीं है वो कारण जो था वो विधायक थे जो उनके साथ खड़े रहे। तो निश्चित रूप से जो 19 विधायक उनके साथ थे, जो उनका राजनीतिक भविष्य भी कहीं न कहीं अधर में आ सकता है। आपको याद होगा कि पहले भी ऐसे लोग जिन्होंने अपनी पार्टी से झगड़ा किया, बाहर गए, अंदर आए, ये किया वो किया, उनको जनता ने ज़्यादा स्वीकार नहीं किया। अब बात आती है सबसे बड़ी कि अशोक गहलोत को इससे क्या फायदा होगा। मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक गहलोत को इस पूरे घटनाक्रम में बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि एक वो मजबूत लीडर बन के उभरे हैं। आपने देखा होगा कि ये लड़ाई सीधे तौर पर ये हो गई थी शुरू में कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर राजस्थान की सरकार को गिराना चाहते हैं। आम कांग्रेसी जो है वो भी यही कहता है कि मोदी और शाह की जो जोड़ी है वो मिलकर मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान की सरकार को गिराना चाहती है, और इसी गिराने के चक्कर में उनके सामने जो मजबूती से चट्टान की तरह जो आदमी खड़ा हुआ वो अशोक गहलोत था। अशोक गहलोत ने बहुत मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंसूबे थे उनको बिखेर दिया। तो ये सचिन पायलट के खिलाफ और अशोक गहलोत के पक्ष में एक बात हुई है, और बहुत मजबूती के साथ उभर कर अशोक गहलोत सामने आएंगे। अब जहाँ जहाँ केंद्रीय नेतृत्व को जरूरत पड़ेगी उन्हें शायद अशोक गहलोत से सलाह मशवरा करना होगा कि किस तरह से सरकार बचाई जाती है। इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज़ और साबित हुई है कि इससे जो नुकसान जो होने वाला है वो सिर्फ कांग्रेस को होगा। कांग्रेस को इसलिए नुकसान होगा क्योंकि आने वाले चुनाव में कांग्रेस की छवि जो है वो अच्छी नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह का पिछला 1 महीना इस कोरोना के काल में ख़राब किया है। देखिए, हिसाब हर चीज़ का होता है, और इस चीज़ का भी हिसाब जनता मांगेगी कि आपने आपसी लड़ाई में जनता का 1 से 1.5 महीना वो ख़राब किया जब सरकार की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती थी। हालांकि अशोक गहलोत सरकार ने पिछले कुछ दिनों में मीटिंगें करना, ये करना, निर्णय करना, जानबूझ के जल्दी से जल्दी दिखाए कि हम लोग बिना संकट के काल में भी हम लोग काम कर सकते हैं, और उन्होंने काम करके दिखाया। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं सरकार की छवि इसमें खराब हुई है, और भारतीय जनता पार्टी जो इस पूरे मामले को लंबाई में खींच रही थी उसका रीज़न भी यही था कि वो चाहती थी कि जितनी ज़्यादा विलम्ब होगा इस निर्णय में, जितना ज़्यादा खराब होगा उससे कांग्रेस की छवि खराब होगी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पाने की कोशिश तो सफल नहीं हो पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस को खराब करने की, कांग्रेस की छवि खराब करने की जो भूमिका थी उसमें वो निश्चित रूप से सफल रही है।
हालांकि इसमें हम भारतीय जनता पार्टी का भी एक विचार कर लेते हैं कि कौन इस झगड़े में जो थोड़ा बहुत जो विरोध सामने आया वो भारतीय जनता पार्टी का भी आया। आप देखिए कि शुरू से जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था, जब सचिन पायलट वहाँ चले गए थे, जब सचिन पायलट ने कह दिया था कि सरकार अल्पमत में है, उसके बावजूद भी इस भारतीय जनता पार्टी का एक खेमा जो है वो किनारे खड़ा रहा, चुप रहा, मूक दर्शक रहा। सवाल निश्चित रूप से ये उठेगा कि आखिर वसुंधरा राजे ने इस पूरे मामले में आवाज़ शुरुआत में क्यों नहीं उठाई। हालांकि वो पिछले 2 दिन से 3 दिन से सक्रिय थी, लेकिन उनकी माना जा रहा है कि उनकी सक्रियता सिर्फ एक नौटंकी रही, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। गुलाब चंद कटारिया और सतीश पूनिया जैसे नेता जो हैं उन्होंने सरकार को गिराने का भी प्रयास किया होगा, सरकार के लिए जोड़ने का काम भी किया होगा। गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी आया, गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी प्रयास किया होगा। निश्चित रूप से अपनी पार्टी के लिए सब लोग प्रयास करते हैं, लेकिन बिना वसुंधरा के ये संभव नहीं था। ये खुद वसुंधरा राजे जानती थी और इसलिए वो नहीं गई। हनुमान बेनीवाल जो उनकी अलायंस के नेता हैं, जो उनकी अलायंस से जुड़ के सांसद बने हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं वो अशोक गहलोत को सपोर्ट कर रही हैं। तो ये भी एक पार्टी की जो अलायंस के बीच में जो झगड़ा है वो खुलकर सामने आया। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद में जो फायदे में रहे वो है अशोक गहलोत, जो नुकसान में रहे वो है सचिन पायलट, और इस पूरे झगड़े में जिनका झगड़ा सामने आया वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि 2 नेता हैं उनमें, एक नरेंद्र मोदी और राजस्थान में वसुंधरा राजे। जिस तरह से केंद्र में नरेंद्र मोदी के बिना सरकार की उम्मीद की जाना बेमानी है, उसी तरह से राज्य में भी वसुंधरा राजे की सक्रियता के बिना सरकार को गिराना या सरकार को बना पाना मुश्किल नहीं, असंभव सा है। तो इस पूरे विवाद में, इस पूरे विवाद का जो प्रक्षेप हो गया है, प्रक्षेप होने के बाद में आपको कैसा लगता है कि क्या आने वाले दिनों में सरकार रहेगी, गिरेगी, या कुछ और निर्णय हो सकते हैं? उसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया मुझे देवें। मेरा पूरा वीडियो आपको पसंद आया, नहीं आया? पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, पसंद नहीं आया तो उसको डिसलाइक करें। डिसलाइक और लाइक के बीच में मैं आपसे ये समझने की कोशिश करता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ उसमें कुछ दम है या नहीं है। तो मित्रों, इस वीडियो को देखें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस मुद्दे पर चर्चा हो सके। जय हिंद, जय भारत।